HD सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। आज सुबह सुबह जब मैं उसके कमरे में गई तो उसको पता नहीं था कि मैं उसके पीछे हूँ। रेशमा से फ़ोन पर बातें कर रहा था। उससे कह रहा था, यार तुमने तो मुझे अभी तक कोई खुशखबरी नहीं दी, और देखा मेरी पहली बीवी ने तो मुझे औलाद भी दे दी। तुम कब खुशखबरी सुनाओगे? अब तो माँ भी तुम्हारे बच्चे के लिए तड़प रही है। मैं सद्दाम की ये बातें सुनकर हैरान रह गई। कितना बड़ा कमीना आदमी था। आखिर उसने रेशमा से शादी कर ही लिया था। मैं तो उसकी ज़िद थी, रेशमा उसकी मोहब्बत थी। अब मुझे अपने ऊपर ही बहुत गुस्सा आ रहा था। काश कि उस दिन सुहाग रात वाले दिन ही जहर खाकर मर जाती तो आज मुझे ये सब सुनना नहीं पड़ता। मैं अपने आप को बहुत कोसा। मैंने क्यों सद्दाम पर भरोसा किया, जबकि वो कभी भरोसे लायक था ही नहीं। अब तो मेरे 2 बच्चे हो गए थे। अब मैं क्या कर सकती थी? मुझे अपने बच्चों को भी पालना था। मेरी शादी कुछ ऐसे परिस्थितियों में हुई थी। अब सुनिए मेरी पूरी कहानी। जिस कमरे में उसने मुझे कैद किया हुआ था, मैं बेहद परेशान थी। मैंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया था। मैंने कहा, मुझे तुमने क्यों कैद किया हुआ है? सद्दाम, दरवाज़ा खोलो। मैं सबको बता दूंगी कि तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो। मेरा ये कहना था कि उसने दरवाज़ा खोलकर कमरे के अंदर आ गया। कहने लगा, अपना मुंह बंद रखो, वरना अगर मैं अपने घटियापन पर आ गया तो सिवाय आंसुओं के तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। एकदम चुप हो जाओ। एक भी शब्द तुम्हारी जुबान से निकला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर उसने कमरे का दरवाज़ा बंद किया। मैं रोने लगी। कहने लगा, कुछ देर में निकाह कराने वाला मौलवी साहब आएंगे, चुपचाप निकाह नामे पर साइन कर देना। अगर तुमने साइन नहीं किया तो मैं बिना निकाह के ही तुम्हारे साथ वे सब कर गुजरूंगा। ये सुनकर मैं रोने लगी। मैंने कहा, मैं मना कर दूंगी, मुझे तुमसे निकाह ही नहीं करना। मेरी बात सुनकर कहने लगा, ओके कर देना मना, फिर जो तुम्हारे साथ करूंगा उसके लिए भी तैयार रहना। यहाँ से बाहर तुम उसी हाल में निकल सकती हो जब तुम मुझसे निकाह करोगी। तुम्हारी इज्जत इसी में है कि शराफत से निकाह कर लो, वरना रहो इसी कमरे में, तुम्हारी मर्जी है। ये कहकर वह कमरे से बाहर निकल गया। मैं बेड पर बैठकर रोने लगी। उसने मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं छोड़ा था। मैंने सोच लिया था घर जाकर सबको सच सच बता दूंगी, लेकिन यहाँ से निकलने का मेरे पास यही एक रास्ता बचा था। कुछ देर के बाद ही निकाह कराने वाला मौलवी साहब आ गए। मैंने उनसे निकाह कर लिया। यूं खुश था जैसे मुझसे जीत गया हो। मुझसे कहने लगा, चलो आओ तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, बाकी की शादी का रस्म हवेली में जाकर करेंगे। बड़ी खबीस नज़रों से वो मुझे देखता रहा। मैंने नफरत से उसकी तरफ देखा था। कहने लगा, इतनी मोहब्बत की नज़रों से मुझे मत देखो, घायल हो जाओगी। शर्म भी किसी चिड़िया का नाम है? निकाह होते ही लड़कियों अपने शोहर को बेशर्मी की तरह नहीं देखती। चलो अब। ये कहकर उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे उस फ्लैट के बाहर ले गया। गाड़ी में मुझे फ्रंट दरवाज़ा खोलकर बैठने को कहा। मैं बिल्कुल चुप थी। फिर गाड़ी ड्राइव करते हुए कहने लगा, बस इतनी सी बात थी स्वीट हार्ट, अगर पहले से सबके सामने अपना मुंह बंद रखती तो ये सब कुछ बहुत इज्जत से हो जाता, लेकिन ये तुम्हारी मर्जी है। कहने के बाद मुझे देखने लगा। मैं रो नहीं रही थी, लेकिन चुप थी। कहने लगा, अगर तुम ये सोच रही हो कि घर जाकर बड़ी मम्मी से ये कहोगी कि मैंने तुमसे ज़बरदस्ती निकाह कर लिया वगैरह वगैरह, तो याद रखना तुम्हारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है। निकाहनामा मेरे पास है, और एक मुसलमान की हैसियत से तुम निकाह पर दूसरा निकाह नहीं कर सकती हो जब तक मैं तुम्हें तलाक ना दे दूं। इसलिए अच्छी तरह से सोच समझकर कदम उठाना सफीना, क्योंकि मैं इस निकाह से साफ मुकर जाऊंगा। इल्ज़ाम तुम पर आएगा। तुमने अपनी मर्जी से किसी और से निकाह किया है, क्योंकि छोटे अबू तुम्हें सारी जिंदगी कुंवारा नहीं रखेंगे। कहीं ना कहीं तुम्हारी शादी तो ज़रूर होगी। उस वक्त तुम क्या करोगी? जाने मन जाने जिगर, मुझे बताओ तो सही। ये सब तो मैंने सोचा भी नहीं था। उस आदमी का दिमाग बहुत शातिर था। मैंने कहा, तो दोबारा रिश्ता मांग लेना, मैं मना नहीं करूंगी। मेरी बात सुनकर वह हंसने लगा। कहने लगा, तुम मेरी बीवी हो, सद्दाम पागल नहीं है जो अपने लिए ठुकराए हुए रिश्ते को फिर से मांगेगा। ये तो तुम्हें करना पड़ेगा। जैसे सबके सामने मना किया था ना जाने मन, वैसे ही सबके सामने कहोगी। तुम शादी करोगी तो सिर्फ सद्दाम से। उसकी बात पर मैंने धीमे से उसको मुस्कुराकर देखा था। वो मुझे सबकी नज़रों में गिराना चाहता था। मुझे यूं गुस्से में देखकर हंसने लगा। ओह माय गॉड यार, तुम जब मेरे सामने बेबस हो जाती हो ना, हसीन लगती हो। सच्ची मेरा जी चाहता है चलती गाड़ी से कूद जाऊं। जैसे ही मैं हवेली पहुंची, सीधा अपने कमरे में गई थी। बहुत ज़्यादा रोए जा रही थी। मेरी आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। ना मैंने दोपहर का खाना खाया था, ना ही रात को खाने पर डाइनिंग टेबल पर गई थी। नौकरानी मुझे 2 बार बुलाने आई थी। मैंने कहा कि मेरे सर में बहुत दर्द है, मुझे भूख नहीं है।
मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। वह नौकरानी मेरे कमरे से बाहर चली गई। 1 घंटे के बाद मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। सामने सद्दाम था, ट्रे में चाय का कप लिए मेरे कमरे में आ गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरा तो जैसे दिल किसी ने मुट्ठी में दबोच लिया हो। मुस्कुराते हुए मेरे पास आया, चाय की ट्रे बेड पर रख दी और मेरे सामने बैठ गया। कहने लगा, मेरी स्वीट हार्ट डार्लिंग, सर में दर्द था ना? फिर मेरे चेहरे की तरफ देखने लगा। फिर कहने लगा, तुमने तो रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया है। सर में दर्द तो होगा ही ना। जाने मन मैंने सोचा मेरी प्यारी सी नई नवेली दुल्हन ने दोपहर का खाना भी नहीं खाया, रात का भी नहीं खाया। सर में भी दर्द है तो मुझे अपनी बीवी का ख्याल रखना चाहिए। देखो ना, तुम्हारे लिए खास तौर पर अपने हाथों से चाय बनाकर लाया हूँ। शाबाश, चाय पियो। और चाय पीने के साथ साथ तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी सुनानी है। मैंने कहा, मुझे चाय नहीं पीनी। कहने लगा, नहीं, इनकार नहीं चलेगा मिस, चाय तो पीनी पड़ेगी। तुम्हारे खातिर मैं खुद किचन में गया, चाय बनाई। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम चाय ना पियो? चलो शाबाश, पियो चाय, क्योंकि जब तुम चाय नहीं पियोगी मैं तुम्हारे कमरे से बाहर नहीं जाऊंगा। उसकी बात सुनकर ना चाहते हुए भी मैंने चाय का कप पकड़ लिया। कहने लगा, जानती हो नीचे मीटिंग हो रही थी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। चाय के छोटे छोटे घूंट भरने लगी ताकि वह खबीस इंसान मेरे कमरे से बाहर निकल जाए। कहने लगा कि नीचे मेरी माँ मेरी मंगनी की बातें कर रही थी। पता है तुम्हें, मेरे मामा की बेटी रेशमा मेरे लिए पसंद की है। मुस्कुराने लगा। कहने लगा, जानती हो रेशमा कौन है? मैंने नामे सिर हिला दिया। कहने लगा, वही तो जिसे तुमने मेरे साथ चुम्मा चाटी करते हुए देखा था। याद आया तुम्हें? मेरे लिए चाय पीनी मुश्किल हो रही थी। फिर कहने लगा, मैंने फर्माबरदार बेटों की तरह इस रिश्ते पर हामी भर ली और बोला कि 10 दिन के बाद मंगनी भी है। ये सुनकर मैं उसे हैरानी से देखने लगी। कितना कमीना इंसान था। मंगनी उसे अगर अपने ही कजन से करनी थी तो मुझसे निकाह के बंधन में क्यों बांधा था, वह भी इस तरह से किसी को बिना बताए। फिर कहने लगा, चाय पियो और साथ में ये सोचो इस 10 दिनों में तुम किस तरह से सबको इस बात के लिए राजी करती हो कि वे तुम्हारी शादी मुझसे कर दें। देखो, इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा। ये कहकर वह कमरे से बाहर चला गया। मेरा जी चाहा कि गले में दुपट्टा बांध लूं और पंखे से लटक कर मर जाऊं। आदमी ने तो मुझे ऐसी मुसीबत में डाल दिया था, मैं समझ नहीं पा रही थी क्या करूं क्या ना करूं। मैंने अपने मुंह से सबके सामने कैसे कहती मैं सद्दाम से शादी करना चाहती हूँ। उस वक्त उसकी कजन से उसकी मंगनी होने वाली थी। मैं सबके सामने अपनी इज्जत क्यों घटाती, क्यों किसी से मिन्नतें करती? मैं उसकी बीवी नहीं बन सकती थी। लेकिन मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। सुबह जब मैं उठकर नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर आई तो बड़ी मम्मी बहुत खुश थी। कहने लगी, अभी कुछ ही देर के बाद मैं अपने भाई के घर मिठाई की टोकरी लेकर जा रही हूँ। सफीना, तुम भी मेरे साथ चलो। सद्दाम की कोई बहन तो है नहीं, चलो तुम बहन बनकर ये रस्म अदा कर देना। उस वक्त मैं नाश्ते के लिए आई थी। सद्दाम डाइनिंग टेबल पर बैठा नाश्ता कर रहा था। सब बैठे थे। बड़ी मम्मी बार बार मेरे बड़े पापा से कह रही थी कि चलो मिठाइयों के 10 टोकरी भी तो मंगवाने हैं, और मैं तो सोच रही हूँ सोने का सेट भी ले जाऊँ। खाली फलों और मिठाइयों की टोकरी अच्छी नहीं लगेंगे, आप क्या कहते हैं? मेरी दादी माँ कहने लगी, हाँ जो चाहे ले जाओ, बस इस बात का ख्याल रखना कि हमारी शान में कोई फ़र्क नहीं आनी चाहिए। मैंने कहा, बड़ी मम्मी आपके साथ नहीं जा सकती। कहने लगी, क्यों बेटा? मैंने कहा, मेरे सर में बहुत दर्द है। सद्दाम चाय पी रहा था। कहने लगा, मेडिसिन ले लो, क्यों इतने नखरे दिखा रही हो? चली जाओ ना माँ के साथ। मैंने उसको गुस्से की नज़रों से देखा था। वह मुस्कुराने लगा। बड़ी मम्मी कहने लगी, अगर सफ़ीना की तबीयत ठीक नहीं है तो वह आराम करे। मैं अपने कमरे में आ गई। ये सोचने लगी, ऐसा कौन सा काम करूँ सब कुछ ठीक हो जाए और मेरी इज्जत पर भी आँच ना आए, क्योंकि सद्दाम सबके सामने मेरी बेइज्जती चाहता था और मैं ऐसा नहीं चाहती थी। वो मुझे जलील और रुस्वा करना चाहता था। मैं अभी यही सोच रही थी जब कमरे का दरवाज़ा खुला। सद्दाम कमरे में आ गया। मैंने कहा, तमीज़ नहीं है तुम्हें, बिना दरवाज़ा नॉक किए अंदर आ गए हो? ये कहकर मैंने साइड पर पड़ा दुपट्टा अपने गले में ले लिया था। वह कहने लगा, कैसी बदतमीजी, बीवी के कमरे में आने से पहले नॉक कौन करता है? मेरा तुम्हारा कोई पर्दा नहीं है। अब तुमने सुना नहीं कि मियाँ बीवी एक दूसरे का कपड़ा होते हैं? ये कहते हुए मेरे पास आ गया। कहने लगा, कसम से रात को मुझे ठीक से नींद नहीं आई। अब नई नई शादी हुई है तुमसे, अपनी बेकरारियाँ मुझसे संभाली नहीं जाती। तुम्हें पता है, मैं रात को तुम्हारे कमरे में आया था, लेकिन बहुत शरारती हो ना तुम। दरवाज़ा लॉक करके सोती हो, खुला रहने दिया करो ताकि मेरा जब जी चाहे मैं आ जाया करूं। देखा, यूं शोहर को तरसाना अच्छी बात नहीं होती। ऐसी बीवी को फरिश्ते नापसंद करते हैं, अल्लाह भी पसंद नहीं करता। वैसे तो पता है
सब लोग हवेली से मामा के घर जा रहे हैं, यहाँ तक कि दादी भी। अब घर पर कोई नहीं है नौकरानी के अलावा, और किसी नौकरानी की इतनी हिम्मत भी नहीं है कि कोई ऊपर आ जाए। क्या ख्याल है, अगर तुम्हारा मूड हो तो। बड़ी बेशर्मी से वो मुझे देख रहा था, शब्द बड़ी बदतमीज वाला था। ना चाहते हुए भी वो मेरे दिल की धड़कनें बढ़ाने लगी थी। मैं जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। वह हंसने लगा, कहने लगा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा अभी ऐसा कोई इरादा नहीं है। और फिर अपनी चीज़ के लिए सद्दाम इतना भी उतावला नहीं दिखाता। तुम वैसे भी मेरी हो चुकी हो। देखो, मैं तुमसे ये कहने आया हूँ कि ज़रा जल्दी सबके सामने कह दो कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, ताकि ये मंगनी रुक जाए। और मंगनी के बाद तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि माँ मंगनी के साथ साथ मेरी शादी के दिन भी तय करके आ गई हैं। शादी में बस 1 हफ्ते का टाइम होगा, और जानती हो, छोटे पापा ने तुम्हारे लिए भी रिश्ते की बात की हुई है। कह रहे थे मेरे साथ साथ तुम्हारी भी शादी कर देंगे। जो सोचना है जल्दी सोचो, क्योंकि वक्त हमारे पास कम है। मैं तो तुम्हारी दूसरी बीवी बनाने के लिए भी तैयार हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन समस्या तुम्हारे लिए है। मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन एक निकाह के होते हुए तुम दूसरा निकाह नहीं कर सकती हो। आज पहली बार उसके सामने बेबस हुई थी। मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिए थे और उससे तरसती आवाज़ में कहा, प्लीज़ सद्दाम, सबके सामने मेरी इज्जत है, उसे कायम रहने दो। तुम उनको कह दो कि तुम्हें ये शादी करना ही नहीं है। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? मेरी थोड़ी सी इज्जत रहने दो। वह कहने लगा, तुमने सबके सामने मना करके मेरी इज्जत का जनाजा निकालने से पहले सोचा होता। सबके सामने मुंह फाड़ कर मना करने से पहले ये सब सोचा होता। सद्दाम को आज तक कोई लड़की मना करने की हिम्मत भी नहीं कर सकती थी। क्या समझा था तुम? मना करोगी और मैं चुपचाप तुम्हारा इनकार सहन कर लूँगा? मेरी एक बात याद रखना, तुम मेरी मोहब्बत नहीं हो, तुम सिर्फ मेरी ज़िद हो। सारी ज़िंदगी मेरी बीवी बनकर मेरी ज़िद और मेरी शान को मुश्किल पहुंचाओगी। मेरा जब जहां जी चाहेगा अपनी ख्वाहिश पूरी कर लूँगा। मेरे लिए लड़कियों की कमी थोड़ी है। तुम्हें पता है, ये सब मेरे लिए इंजॉयमेंट होता है। तुम सबके सामने हाथ जोड़कर कहोगी, रोते हुए कहोगी कि मुझे सद्दाम से शादी करनी है। मैं उसकी मोहब्बत में मरी जा रही हूँ, उसके बगैर मर जाऊँगी। खुदा के लिए मेरी सद्दाम से शादी करवा दो। ओ माय गॉड, ये सोच मुझे अंदर तक कितना सुकून पहुंचा रही है, तुम ये सोच भी नहीं सकती। जब तुम ये कहोगी तो मुझे कितना अच्छा लगेगा, तुम्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है। शाबाश, जल्दी से ये सब करके दिखाओ। अच्छी बेटियों की तरह मेरा वादा है, तुमसे वही सबके सामने तुम्हारा हाथ थाम लूँगा और कहूँगा, मैं अपनी कजन को यूँ अपने लिए तड़पते हुए नहीं देख सकता। उसके लिए उस पर ये एहसान कर दूंगा कि उससे निकाह कर लूँगा, और मेरे साथ निकाह में निकाह करना तुम्हारा जायज़ है। तुम्हें कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। सद्दाम, मेरे बाप के सामने मेरी थोड़ी सी इज्जत रहने दो। कहने लगा, नहीं, बाप के सामने इनकार किया था ना तुमने? शाबाश, अब अपने बाप के सामने ही कहोगी, मैं सद्दाम के बगैर मर जाऊंगी। मैं जानती थी वह बहुत कमीना आदमी है, अपनी जिद के खातिर कुछ भी कर सकता है। मैंने कहा, ठीक है, मैं कह दूंगी। कहने लगा, बस जल्दी ये मामला निपटा दो। और वह मेरे कमरे से बाहर जा चुका था, लेकिन मैं चाहकर भी ये कह नहीं पा रही थी। कई बार चाहा मैं ये कड़वा घूंट पी जाती हूँ। सद्दाम की मंगनी के दिन करीब आ रहे थे। वे बार बार मुझसे कह रहा था, तुम नहीं कहोगी तो समस्या तुम्हारे लिए होगी। मेरे लिए मुश्किल उस वक्त पेश आई जब मेरे पापा ने मुझे कमरे में बुलाया। मैंने कहा, जी पापा। कहने लगे कि इधर आओ मेरे पास। मुझे एक लड़के की तस्वीर दिखाई। कहने लगे, मेरे दोस्त का बेटा है, शहर में बहुत बड़ा बिजनेस है। मैं जानता हूँ तुम्हें उस पर ऐतराज़ नहीं होगा, मैं भी यही चाहता हूँ। तुम गांव की हवेली में ज़िंदगी ना गुजारो। बताओ मुझे, क्या मैं हाँ कर दूँ? मैं चुपचाप अपने बाप की शक्ल देख रही थी। कहने लगे, मुझे पता है तुम मना नहीं करोगी। मैं चुपचाप हो गई, अपने पापा के गले लगकर रोने लगी। वह कहने लगे, पगली, मैं कौन सा चाहता हूँ कि तुम्हें खुद से जुदा करूँ, लेकिन ये तो शुरू से रिवाज चलता आ रहा है। बेटी बाप के पास सिर्फ अमानत होती है। बादशाह हो तब भी उसे अपनी बेटी विदा करनी पड़ती है। मैंने तब भी अपने बाप से कुछ ना कह पाई थी। मेरे पास बस एक ही रास्ता बचा था, जिसे मेरी इज्जत भी रह जाती और सद्दाम की मंगनी भी टूट जाती। मेरे पापा भी मेरे रिश्ते के लिए हाँ कर चुके थे। जब ये खबर सद्दाम को मिली, मेरा रिश्ता तय हो गया, तो उसे तो जैसे आग लग गई थी। वह फौरन से मेरे कमरे में आया था। कहने लगा, चाहती क्या हो तुम? इस रिश्ते से तुमने मना क्यों नहीं किया? मैंने कहा, मैं नहीं कर सकूंगी, जो हो रहा है होने दूंगी। गुनाह मुझे मिलेगा तो मिलने दो। वह हैरानी से मुझे देखकर बोलने लगा। कहने लगा, दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? मुझे लगता है तुम अपने होश में नहीं हो। मैंने कहा, नहीं, मैं अपने होश में बिल्कुल नहीं हूँ। सबके सामने तुम्हें इतना एहसास है। आखिर गलती तुमने की है।
सबके सामने जाकर अपनी गलती स्वीकार करो, वरना जो कुछ हो रहा है मैं होने दूंगी। कुछ देर तक तो वो मेरी शक्ल देखता रहा। ठीक है, होने दो, करो शादी, लेकिन याद रखना मेरे पास निकाहनामा मौजूद है। तुम्हारी शादी के ठीक 1 हफ्ते के बाद तुम्हारे दूसरे शौहर के पास मैं निकाहनामा पहुंचा दूंगा। मेरे साथ जो होगा सो होगा। बस डांट पड़ेगी, 2-4 थप्पड़ पड़ेगी, लेकिन सोचो तुम्हारे साथ क्या होगा। छोटे पापा जब ये खबर मिलेगी तो उनको तो हार्ट अटैक आ जाएगा। ये सुनकर मेरा रंग उड़ा था। कहने लगा, ओके स्वीट हार्ट, जो जी चाहे करो। उस वक्त रात के करीब 1 बज रहा था। सब अपने अपने कमरे में सो चुके थे। जो सद्दाम मेरे पास आया था फिर से मुझे धमकाने के लिए, मैंने आगे बढ़कर अपना कमरा बंद किया, कमरे को लॉक कर दिया और लाइट भी बुझा दी। वह कहने लगा, ये सब क्या कर रही हो तुम? इससे पहले कि कुछ भी करता मैंने अपने कपड़े फाड़े और उसके साथ लिपट गई। वह कहने लगा, पागल हो गई हो तुम? इतना ही जज्बात पर काबू नहीं है तो मुझे खुद कह देती, मैं तुम्हारी आग ठंडी कर देता उससे पहले कि वह कुछ और करने के बारे में सोचता। मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ, चिल्लाने लगी। ये सुनकर उसके होश उड़ गए थे। वह मुझे अपने आप से छुड़वाने लगा, लेकिन मैं उसे बहुत मजबूती से पकड़ चुकी थी। कहने लगा, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? क्यों चिल्ला रही हो? मैंने उसकी एक ना सुनी। जितनी ताकत थी मैं चिल्ला सकती थी, चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ कह रही थी। पूरी हवेली में मेरी आवाज़ गूंज रही थी। जल्दी से मेरा दरवाज़ा खटकने लगा। मैंने जल्दी से सद्दाम के शर्ट के बटन तोड़े, उसके शर्ट उतार दी। वह कहने लगा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? वह शायद खिड़की से बाहर जाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन मैं उससे बुरी तरह से चिपट गई थी। उसे गले लगा लिया था। वो मुझसे अपने आप को छुड़वा रहा था। तभी धक्के से दरवाज़ा खुल गया था। सामने बड़े पापा, दादी, बड़ी मम्मी और सब लोग वहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने दरवाज़ा धक्के से खोला था। जिस तरह से वो मुझे और अपने आप को छुड़वा रहा था, उसने दोनों बाजू से मुझे पकड़ रखा था। सबको देखकर मैंने उसे छोड़ दिया और उसका हाथ अपने आप से पीछे करके भागते हुए अपने बाप के गले जा लगी थी। मैंने कहा, उसने मुझे बर्बाद कर दिया है, मुझे किसी के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। ये कहते हुए मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। मेरी शक्ल देखता रह गया था। शायद उसके गुमान में भी ये बात नहीं थी, ऐसी भी कोई हरकत हो सकती थी। मैंने उसके ही बिछाए हुए जाल में उसे बुरी तरह से फंसा दिया था। मेरे पापा ने मुझे पीछे किया और आकर सद्दाम के सामने खड़े हो गए। उस वक्त वह बिना शर्ट के खड़ा मुझे हैरानी से देख रहा था। मेरे बाप ने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। कहने लगे, तुम अपनी कमीनेपन से बाज नहीं आओगे। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस कदर गिर सकते हो। वह कहने लगा, छोटे पापा मैंने कुछ नहीं किया, मेरे बाप ने मुझे मारना शुरू कर दिया। कहने लगे, हम अंधे नहीं हैं। वह कहता रहा, छोटे पापा यूँ झूठ बोल रही है, मैंने उसके साथ ऐसा कुछ नहीं किया। मैं रोने लगी। मेरी दादी मुझे अपने गले से लगाकर चुप करवाने लगी। अंदर ही अंदर बहुत खुश थी। अच्छा हुआ उसके साथ जो भी हो रहा है। मेरे बड़े पापा ने भी सद्दाम को मारा था। कहने लगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर की इज्जत पर हाथ डालने की? दादी कहने लगी, उसने क्या किया तुम्हारे साथ? मैंने कहा, सब कुछ कर लिया, मुझे बर्बाद करके रख दिया। मैं नहीं चाहती थी उन्हें लगे, सिर्फ हमारे बीच खींचातानी हुई है। मैंने उसके लिए कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा था। उसकी किसी ने भी नहीं सुनी। बड़े पापा ने उसे बहुत मारा था। उसके मुंह से नाक से खून निकल रहा था। बड़ी मम्मी अपने ममता के हाथों मजबूर होकर सामने आ गई। कहने लगी, छोड़ दीजिए उसे, क्या जान से मार डालेंगे? घर की बात को बाहर मत निकालो, जो होना था सो हो गया। मेरे पापा कहने लगे, मैं इसे जेल भिजवा दूंगा, उसे छोड़ूंगा नहीं। बड़े पापा कहने लगे, बेवकूफ़ी मत करो, बदनामी हमारी बच्ची की होगी। जो कुछ होना था सो हो गया। अब इन दोनों का निकाह करवा देते हैं, घर की बात घर में ही रह जाएगी। मेरे पापा कहने लगे, इस गलीज इंसान से मैं कभी अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा। मैं अपनी दीदी के गले लगकर रो रही थी। मैंने सर उठाकर कहा, पापा मेरी इज्जत इसी में है कि अब मेरा उससे निकाह करवा दो। मुझे सबके सामने यूँ रुसवा ना करो। जो होना था वह तो अब हो चुका है। मेरे बड़े पापा कहने लगे, सफीना बिल्कुल ठीक कह रही है। सद्दाम को बड़े पापा बाजू से पकड़कर उसे कमरे से बाहर ले गए। अगले दिन फंक्शन जरूर हुआ था, लेकिन सद्दाम का उसके कजन के साथ मंगनी का फंक्शन नहीं, बल्कि मेरा और उसका निकाह का फंक्शन था। वह जख्मी चेहरे के साथ जो मेरे बराबर में बैठा था अपना जुर्म कबूल कर रहा था। मैंने धीरे से उसके करीब होकर उसके कान में कहा, कैसा लग रहा है माय डार्लिंग हैंडसम? तुम चाहते थे ना कि मैं सबके सामने कहूँ कि तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तुम्हें ये सुनकर बहुत सुकून मिलेगा। लो, मैंने कह दिया। मिल गया सुकून। उसने बड़ी खूनखान नज़रों से मुझे देखा था। कहने लगा, आओगी तो मेरे कमरे में ही ना, तब तुम्हें बताऊंगा जो कुछ तुमने किया।
तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हें उनका नुकसान कैसे भुगतना पड़ेगा। मेरे अंदर जो आग तुमने लगाई है ना, तुम ही से बुझाऊंगा, और कैसे बुझाऊंगा तुम सोच भी नहीं सकती। मैंने कहा, हाँ मैं जानती हूँ तुम्हारे अंदर इस वक्त कौन सी आग लगी हुई है, लेकिन बेफिक्र रहो, विदाई अभी नहीं हो रही, तब होगी जब मैं चाहूंगी। अपने अंदर लगे आग को जितनी चाहे भड़का लो तुम, उसमें खुद जलकर भस्म हो जाओगे। और जिस खानदान का खून तुम्हारे अंदर उबल रहा है ना सद्दाम, मैं भी उसी खानदान से संबंध रखती हूँ। तुम्हें वहाँ मारूंगी जहाँ तुम्हें पानी भी नसीब नहीं होगा। कहने लगा, देखा जाएगा कौन किसको मारता है। सबसे ज्यादा मेरी बड़ी मम्मी बहुत गम में दिख रही थी। सब लोग पूछ रहे थे, सद्दाम को क्या हुआ है, चेहरा क्यों जख्मी है। मेरे बड़े पापा कहने लगे, दुश्मनों ने हमला कर दिया था। सबके नज़रों में बहुत सारे सवाल थे। रिश्ता तो बीवी के मायके में तय किया गया था, निकाह भतीजे से क्यों किया गया। सबसे यही कहा गया था कि दादी ने कहा था कि बचपन की मंगनी है, इसलिए निकाह होगा। लोगों को पता नहीं यकीन आया कि नहीं आया, लेकिन मैं खुश थी क्योंकि मैंने उस आदमी को वही मारा था जिसने मुझ पर वार किया था। मेरी बड़ी मम्मी कहने लगी, निकाह तो हो चुका है, विदाई भी कर देते हैं तो अच्छा ही होगा। बड़ा रूखा सा अंदाज था उनका। मैंने कहा, नहीं, मुझे उससे अभी बहुत डर लगता है, वह मुझे छोड़ेगा नहीं। मैं अभी दिमागी तौर पर तैयार नहीं हूँ। उसकी शक्ल देखती हूँ तो मुझे वही सब याद आने लगता है। प्लीज़। ये कहकर मैंने अपना सर पकड़ लिया। मेरे पापा कहने लगे, जब तक सफीना नहीं चाहेगी विदाई नहीं होगी। मेरी तो खुशबू भी नहीं मिल सकता, क्योंकि मैंने उसे बोलने के काबिल छोड़ा ही नहीं था। कुछ दिन में उसके जख्म ठीक हो गए थे। अपना कमरा हर वक्त लॉक करके रखता था। मैं भी अपने कमरे में ही होती थी और दरवाज़ा लॉक कर देती थी। मैं नहीं चाहती थी कि उसे मेरे कमरे में आने का कोई मौका मिले। नाश्ते के लिए जब डाइनिंग टेबल पर गई, सबके सामने हाथ जोड़कर रो रहा था। कह रहा था, मेरी गलती को माफ़ कर दीजिए, लेकिन सच ये है कि मुझे बाद में कुछ ऐसे कहा था कि मैं बचपन की मंगनी नहीं तोड़ना चाहता था, लेकिन चाचा ने मना कर दिया, सफीना ने भी मना कर दिया था। बस मैं इस बात को बर्दाश्त नहीं कर रहा था। माँ के कहने पर मैंने उनकी भतीजी के लिए तो हाँ कर दी थी। मैं अपने दिल को क्या समझाता, ये तो सिर्फ सफीना के नाम पर धड़कता था। मुझे और कोई रास्ता नज़र नहीं आया, तो मुझे ये सब करना पड़ गया, क्योंकि मैं जानता था इसी तरह ये मेरी हो सकती है। लेकिन खुदा के लिए मेरी नीयत बिल्कुल गलत नहीं थी। मैं चाहता था मेरी शादी सफीना से ही हो जाए, और अभी भी मैं उसको बहुत मोहब्बत से ही रखूँगा। उसका हर जख्म अपनी मोहब्बत से भर दूंगा। मेरा यकीन करिए, मैं जानती थी वह ये सब ड्रामा क्यों कर रहा था। उसके अंदर लगी आग ऐसे तो नहीं बुझ सकती थी। मुझसे बदला लिए बगैर वह रह नहीं सकता था। मेरा कमरा हमेशा लॉक रहता था, उसे कोई मौका नहीं मिल रहा था, इसलिए वह चाहता था कि विदाई जल्दी हो जाए। लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मेरी विदाई हो। जब मैं डाइनिंग टेबल पर आई, वो मेरे सामने भी हाथ जोड़कर कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो। गुस्से में पागल हो गया था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि तुम किसी और की हो जाओ। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। सफीना, आई एम सॉरी। मैं जाकर अपने पापा के बराबर कुर्सी पर बैठ गई। मैंने कहा, मैं इतनी जल्दी माफ़ नहीं कर सकती। इतना आसान तो नहीं था ये सब भूलना और माफ़ करना। कहने लगा, चाचा, सफीना की विदाई कर दो, उसका हर शक मैं दूर कर दूंगा प्लीज़, वरना मैं शर्मिंदा ही रहूँगा। अगर उसे कुछ और हो गया तो आप लोग क्या जवाब देंगे। मेरा मतलब ये है कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ था उसका नतीजा अगर प्रेगनेंसी की सूरत में सामने आएगा तो सबको क्या जवाब देंगे। आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इलेक्शन भी आने वाला है। मैं सोच नहीं सकती थी वह कमीना इंसान सबके सामने ये बात भी कह देगा। दादी कहने लगी, हो जाएगी विदाई, बस और कोई बहस नहीं होगी। वह मुझे देखकर मुस्कुराने लगा, जैसे मुझ पर जता रहा हो कि देख लो, मैंने अपनी बात मनवा ली। मैं बेहद परेशान थी। विदाई में बस 2-3 दिन ही रह गए थे। उस 2-3 दिन में क्या कर सकती थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतवार का दिन भी आ चुका था। मैं दुल्हन बनी उसके बराबर में बैठी थी। आज मैं बहुत खुश लग रहा था। मेरे करीब आ गया, मेरे कान के पास कहने लगा, आज क्या करोगी, कैसे बचोगी मुझसे। ओ माई गॉड। एक गहरी सांस लेकर बोला, जबरदस्ती इज्जत लूटी थी ना मैंने तुम्हारा कपड़ा भी फाड़ दिया था ना। आज तो ये बातें बड़े अच्छे तरीके से करके दिखाऊंगा। उसकी बातें सुनकर मेरा कलेजा जोर जोर से धड़क रहा था। मेरे चेहरे की हवाइयाँ उड़कर रह गई थी। सारी रस्मों के बाद मुझे सद्दाम के कमरे में ले जाकर बिठा दिया गया था। पूरा कमरा फूलों से सजाया हुआ था, लेकिन मेरे अंदर ऐसी कोई भी जज्बा मौजूद नहीं था। मैं भी परेशान थी। औरत इतनी बेबस क्यों होती है।
मर्द के आगे उसकी एक नहीं चलती। एक ही आखिरी रास्ता था जो मैं अपना सकती थी। जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खुला मैं बुरी तरह से डर गई थी। आज मेरे चेहरे पर खौफ ही खौफ था। पता नहीं मेरे साथ अब क्या सलूक करेगा। वह कमरे में दाखिल हुआ। जैसे ही दरवाज़ा बंद किया मुझे लगा जैसे दरवाजे के साथ साथ मेरा दिल भी बंद हो चुका था। वह कदम बढ़ाते हुए मेरे पास आकर कहने लगा, आखिरकार मेरे पास आ ही गई हो तुम। मेरे कमरे में अब क्या करोगी? भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। मैंने जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। अपने हाथ में लिया हुआ पर्स खोला और उसमें चूहे मारने की पुड़िया निकाली। ये देखकर वह घबरा गया था। मैंने कहा, अगर तुम मेरे करीब भी आए मैं ये सारी की सारी खा लूँगी और तुम जानते हो ना मैं बच नहीं पाऊँगी, और अगर मैं मर गई तो तुम्हारे घर वाले तुम्हारा क्या हसर करेंगे ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। मेरा बाप तुम्हें छोड़ेगा नहीं, जान से मार डालेगा। सफीना, ये क्या पागलपन है? उसके हलक से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। जो कुछ भी था डर तो उसे भी था। अगर मैं ये सब कर गुजरती तो यकीनन बहुत बुरा होगा। कहने लगा, मैं मजाक कर रहा था, उसे पीछे करो। मैंने कहा, मेरे पास आओगे तो न मैं इसे सारी की सारी खा लूँगी, और तुम जानते हो ना फिर कुछ भी कर सकती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा। उसके चेहरे से घबराहट के मारे पसीने छूट रहे थे। मैंने कहा, पहले कसम खाओ, अपनी माँ की कसम खाओ कि तुम कभी भी मुझे हाथ नहीं लगाओगे, मेरे करीब नहीं आओगे। वह कहने लगा, कह तो रहा हूँ ना तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। मैं रोने लगी। मैंने कहा, और तुमने मुझे छूने की कोशिश भी की तो मैं अपने आप को कुछ भी कर सकती हूँ। मैं एक एक कदम बढ़ाकर पीछे हट रही थी, यहाँ तक कि दीवार के साथ जा लगी थी। जब मुझे यूं लगा जैसे मेरे पाँव में कुछ गिरा है। जैसे ही पाँव की तरफ देखा, एक गुलाब का फूल था। पलक झपकते उसने मुझे कसकर अपने बाहों में भर लिया था, मेरे पास पहुँच गया था। मैं जल्दी से उसे अपने पीछे करने लगी, लेकिन तब तक मेरे बेहद करीब आ चुका था और मुझ पर पूरी तरह से काबू पा चुका था। मैं भी सब कुछ भूलकर उसके साथ चिपक गई। उसने अपना पूरा हक वसूल किया। मैंने उससे वादा करवाया, आज के बाद मुझे वह कभी परेशान नहीं करेगा। उसके बाद मुझे परेशान तो नहीं किया, लेकिन उसने मेरा कॉलेज भी छुड़वा दिया और कहा कि तुम अब घर गृहस्थी संभालोगी। लेकिन वह अभी भी अपने मामा की बेटी रेशमा से भी बात करता था, और बड़ी मम्मी भी कुछ नहीं बोलती थी क्योंकि उनको तो अपने भाई की बेटी पसंद थी। इसी तरह सद्दाम ने मुझसे छुपाकर अपने मामा की बेटी से निकाह कर लिया था, लेकिन उसे इस घर में लाने की इजाज़त नहीं थी। मैं बाहर उसका सब खर्चा उठा रहा था। क्या एक औरत की कोई मोल नहीं होती? मर्द चाहे कुछ भी करता रहे, घर वालों को सब कुछ बर्दाश्त हो जाती है। वहीं अगर बेटी कर दे तो उनकी पूरी खानदान की इज्जत उसी बेटी के ऊपर रहती है। क्या बेटे से इज्जत नहीं जाती? मैं आप लोगों से पूछती हूँ, क्या बेटे ऐसे करते हैं तो घर की इज्जत नहीं जाती? मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरे प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।